नमस्कार बच्चों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने अवशेषी अंग, समवर्ती अंग और समजात अंगों की बात जो है वो पीछे वाले वीडियो के अंदर कर ली थी। इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत। और प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, इस चैप्टर में मैं शुरुआत से ही आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें जो बात है वो थ्योरिकल बातें हैं, इसको समझना जरूरी है। इसको आप लोग ध्यान से सुनना है। आप लोगों को स्क्रीन या बोर्ड काम में लेकर इसमें आप लोग कुछ नहीं समझ पाओगे। आप ध्यान से सुनोगे तभी इसको समझ पाओगे। बात करते हैं प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत की। तो जैसा नाम लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत जो है वो दिया था। क्या दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत जो है वो दिया था। इस वैज्ञानिक ने क्या किया, इसने एक जलीय जहाज थी जिसका नाम था बिगुल। कई बार इस जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है। ध्यान से सुनना आप लोग। बिगुल नाम की एक जलीय जहाज थी। कहानी सी है, आप लोग इसको कहानी समझकर अगर सुनोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आएगी और याद हो जाएगी। तो चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बिगुल जलीय जहाज थी उसकी यात्रा की थी। ठीक है। इसके अनुसार वे जीव जो वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, भाई ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो वातावरण के प्रति क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलित का मतलब होता है उस माहौल में ढल जाना। किसी भी माहौल में क्या हो जाना, ढल जाना ही क्या कहलाता है, अनुकूलित कहलाता है। तो वे जीव जो वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, उनकी तो जीवित रहने की जो उत्तरजीविता है वो बढ़ जाती है। जीवित रहने की उत्तरजीविता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तथा ऐसे जीव जो वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, वातावरण के प्रति क्या नहीं हो पाते हैं, अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, उनके जीवित रहने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। उनकी उत्तरजीविता जो है जीवित रहने की वो कम हो जाती है। ये प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत था। जब चार्ल्स डार्विन ने बिगुल जलीय जहाज की यात्रा की थी तो उस समय इन्होंने देखा कि भाई इन्होंने क्या किया, जब यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिनके आधार पर इन्होंने ये बताया था कि जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं उनकी तो उत्तरजीविता बढ़ जाती है और जो अनुकूलित नहीं हो पाते हैं वे मर जाते हैं। इस प्रकार वातावरण में अनुकूलित जीवों का प्रकृति द्वारा चयन कर लिया जाता है। वातावरण में अनुकूलित होने वाले जीवों का किसके द्वारा चयन कर लिया जाता है? प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा। और वही जीव क्या है, जीवित रहते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहा जाता है। फिर से सुनिए, ऐसे जीव जो वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाते हैं उनके जीवित रहने की उत्तरजीविता बढ़ जाती है और उन्हें ही प्रकृति अपने अंदर चयन करती है। उसे ही क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब चार्ल्स डार्विन ने ये किस आधार पर बताया? उन्होंने बताया कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण से पहले, किससे पहले, औद्योगिकरण से पहले, जब उद्योगों का विकास नहीं हुआ था उससे पहले क्या एक प्राणी था, सलब या इसे मोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलब या मोथ। ये पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? औद्योगिकरण से पहले सलब या मोथ पाए जाते थे और वहाँ के पेड़ पौधों पर लाइकेन जीव उपस्थित था। साथ में इंग्लैंड में जो पेड़ पौधे थे वहाँ पर क्या उपस्थित थी, लाइकेन उपस्थित थी। लाइकेन आप लोग जानते हो, कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। कवक या शैवाल का मिक्स रूप को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। या कवक और शैवाल का जो सहजीवन होता है उसे लाइकेन कहा जाता है। तो सलब या मोथ जो है पाए जाते थे। इस लाइकेन के कारण जो श्वेत मोथ थे वो जीवित रहे। इन्होंने क्या देखा कि पेड़ पौधों पर लाइकेन उपस्थित थी और इस लाइकेन के कारण जो श्वेत रंग के सलब थे या मोथ थे वो जीवित रहे। वो क्या रहे, जीवित रहे। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के परभक्षी थे, कौन थे, वहाँ के जो परभक्षी थे वो इन्हें लाइकेन की बहुत ज़्यादा उपस्थिति के कारण पहचान नहीं पाए और जिसके कारण ये श्वेत रंग के मोथ जो थे ये क्या रहे, सुरक्षित रहे। ये क्या रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ पर जो काले रंग के सलब थे
काले रंग के जो सलब या मोथ थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। वो नष्ट किस कारण हो गए, लाइकेन जो है, ये श्वेत रंग के थे, ये तो लाइकेन के कारण, श्वेत रंग के कारण जो है वो उन परभक्षियों को दिखाई नहीं पड़ी, जिसके कारण वो जीवित रहे और उनको प्रकृति द्वारा चयन कर लिया गया। लेकिन काले रंग के जो सलब या मोथ थे वो आसानी से उनको दिखाई पड़ गए परभक्षियों को, और परभक्षियों ने उन्हें क्या बना लिया, अपना शिकार बना लिया। जैसे अब सीधा उदाहरण समझिए, मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल में 5 बकरी, 5 कुत्ते, 2 भेड़ ऐसे हैं और एक शेर है। तो ये शेर क्या करेगा, इनका शिकार करेगा। क्या करेगा, शिकार करेगा। तो एक साथ तो सभी को मार नहीं सकता, तो मान लीजिए उसने 3 का शिकार कर लिया, तो ये क्या, इनका प्रकृति द्वारा चयन नहीं हुआ, बाकी ने क्या किया, संघर्ष किया, ठीक है, प्रतिस्पर्धा हुई, तो वो क्या हो गए, अपना बचाव कर गए। तो उनमें क्या हो गई, उनकी उत्तरजीविता जो है वो बढ़ गई। बाकी जो मर गए उनकी उत्तरजीविता नहीं बढ़ पाई, क्योंकि प्रकृति द्वारा उनका चयन नहीं हो पाया। इसी प्रकार अगर बात करें तो बाद में इन्होंने क्या देखा कि श्वेत रंग का मोथ है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। श्वेत रंग के मोथ की जो संख्या थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, जबकि काले रंग के इनकी संख्या एक बिल्कुल घट गई। क्या हो गई, बिल्कुल घट गई। ठीक है, इस प्रकार जो वहाँ की प्रकृति थी उसने श्वेत रंग के मोथ का चयन कर लिया। लेकिन यहाँ तक ही इन्होंने नहीं देखा, ये तो ठीक है, ये कब की बात थी, जब श्वेत मोथ की संख्या बहुत सारी बढ़ गई। कब की बात थी, औद्योगिकरण से पहले की। कब की बात थी, औद्योगिकरण से पहले की। लेकिन इन्होंने औद्योगिकरण के बाद क्या देखा, ये सुनने वाली बात है। औद्योगिकरण के बाद इन्होंने क्या देखा, औद्योगिकरण के बाद इन्होंने देखा, औद्योगिकरण के बाद इन्होंने क्या देखा कि पेड़ पौधों पर कार्बन जमा होने लगी, क्योंकि उद्योगों से बहुत सारा धुआं और गैसें निकलती हैं, जिनके कारण पेड़ पौधों पर क्या जमने लगी, कार्बन जमने लगी। क्या जमने लगी, कार्बन जो है वो जमने लगी। और कार्बन आप लोगों को पता है कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है, अधिकतर कैसे रंग की होती है भाई, कार्बन तो काला ही होता है, काजल है उसमें कार्बन होता है, चारकोल जो भी है उनमें कार्बन होता है, तो वो जम गई, जिसके कारण जो है लाइकेन नष्ट हो गई। देखिए लाइकेन की एक खास बात यह है, ये जहाँ पे प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं उगेगी, अर्थात लाइकेन को प्रदूषण सूचक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रदूषण सूचक। ये प्रश्न आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, लाइकेन को क्या माना जाता है, प्रदूषण सूचक माना जाता है। जहाँ पे प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं होगी, अर्थात प्रदूषित स्थानों पर लाइकेन उपलब्ध नहीं होती। तो जैसे जैसे पेड़ पौधों पर कार्बन बढ़ता गया तो लाइकेन जो है वो नष्ट होती गई, जिसके कारण क्या होगा, काले रंग के जो सलब थे वो तो कार्बन के कारण क्या हुए, उनको परभक्षी जो है वो पहचान नहीं पाए। परभक्षी क्या नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए। लेकिन अब बारी आ गई किसकी, श्वेत सलब की, उनको आसानी से पहचान लिया और परभक्षियों ने अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार औद्योगिकरण के बाद देखा गया तो जो श्वेत रंग के सलब थे उनकी संख्या एक तरफ से घट गई, जबकि काले रंग के सलब थे उनकी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या जो है वो बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति ने काले रंग के मोथ का जो है वो चयन कर लिया। औद्योगिकरण से पहले किसका चयन किया, श्वेत रंग वाले का। क्यों किया वो बता दिया, लाइकेन की उपस्थिति के कारण। औद्योगिकरण के बाद जो किसका, काले रंग के सलब का जो है वो क्या किया, चयन किया। क्यों किया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रकृति जो है वो चयन करती है। वो किस आधार पे करती है कि प्रकृति के अंदर जो घटनाएं होती हैं उनमें जो अनुकूलित हो जाता है। जैसे काले लाइकेन श्वेत रंग की थी तो श्वेत रंग वाले अनुकूलित हो गए, काले रंग कार्बन काला था तो काले सलब जो है वो उसके अनुकूलित हो गए। तो जो अनुकूलित हो जाते हैं उनका प्रकृति जो है वो चयन कर लेती है। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से चार्ल्स डार्विन की जो बातें हैं ये बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं आगे की, अगले टॉपिक की। आज के इस वीडियो में अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी, जैव विकास का जो लेमार्कवाद है, जैव विकास का लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे
अर्थात जैव विकास का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। ये भी बिल्कुल समझने वाला जो है टॉपिक है, इसको भी आप आसानी से अच्छी तरह से सुनकर इसको भी याद कर सकते हो। जैव विकास का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, या इसे आप लोग लेमार्कवाद भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, लेमार्कवाद भी बोल सकते हो। देखिए, जैव विकास का उपार्जित लक्षणों का जो सिद्धांत है, इसे लेमार्क इसलिए बोला जाता है, लेमार्कवाद इसलिए बोला जाता है। इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने जो है वो प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि ऐसे लक्षण जो जीवों के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, अर्जित का मतलब ग्रहण किए जाते हैं, वो लक्षण, ऐसे लक्षण जो जीवों के द्वारा क्या किए जाते हैं, जो लक्षण जीवों के द्वारा क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। जीवों के द्वारा क्या किए जाते हैं? अर्जित किए जाते हैं। अर्थात वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। अर्जित लक्षण का मतलब जो एक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। तो उन्हें क्या बोला गया? इस सिद्धांत को इसीलिए क्या बोला गया था? वंशागति का सिद्धांत कहा गया था। भाई, उपार्जित लक्षण जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ग्रहण करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो बोला जाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वातावरण का प्रभाव। किसका प्रभाव? वातावरण का प्रभाव। इसकी अगर बात करें तो लेमार्क ने बताया कि वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ जीवों की संरचना में भी परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे जैसे प्रकृति जो है उसमें अगर उसकी संरचना में परिवर्तन आएंगे या उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन होंगे तो जीवों की संरचना में भी परिवर्तन आ सकते हैं। और ये परिवर्तन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत भी हो सकते हैं। अब वंशागत शब्द तो आप लोग जानते हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों वाली जो क्रिया होती है उसे वंशागत कहते हैं। और ऐसे लक्षणों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? डीएनए के द्वारा जाते हैं। छठे चैप्टर में हमने विस्तार से इस बात को पढ़ा है। दूसरा है अंगों का कम या अधिक उपयोग होना। अंगों का कम या अधिक उपयोग होना। प्यारे बच्चों, लेमार्क ने बताया कि ऐसे अंग जिनका उपयोग या तो बिल्कुल नहीं होता है, जिनका उपयोग शरीर द्वारा बिल्कुल नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और आगे से आगे पीढ़ी में वो, जैसे अब हैं तो आगे आने वाली 2-4 पीढ़ियां और हैं उनके अंदर वो नष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। या जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो पहले सांपों के अंदर क्या पाए जाते थे? पैर पाए जाते थे, लेकिन बाद में वो रेंग के चलते थे तो वो कोई काम नहीं आए, इसके कारण वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तथा जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अंग क्या हो जाते हैं? ज्यादा विकसित हो जाते हैं। वे अंग क्या हो जाते हैं? ज्यादा। जैसे जिराफ का उदाहरण देके बताया था, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जिराफ की गर्दन जो लंबी होती है वो लेमार्क ने ही सिद्धांत दिया था। तो जिराफ में गर्दन व जो आगे वाले पैर है उनका लंबा होना। तो जिराफ में क्या था? प्रारंभ में वो छोटे आकार के होते थे, जैसे गधे जैसे नजर आते थे, लेकिन तब वो घास खाते थे। बाद में वातावरण में परिवर्तन हुआ तो घास जो है वो नष्ट होने लगी और उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होना पड़ा। अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो ऊंचे होते हैं, तो उनसे अगर टहनियाँ उनको खानी थी तो उसके लिए उन्हें अपने आगे वाले पैर और थोड़ा गर्दन को क्या करना पड़ा? ऊपर की ओर करना पड़ा। गर्दन को क्या करना पड़ा? ऊपर की ओर करना पड़ा, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी गर्दन और आगे वाले पैर जो हैं वो क्या हो गए? लंबे हो गए। और ये लक्षण उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया? वंशागत हो गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया? वंशागत। तो अब आप लोग जो जिराफ देखते हो उनके अंदर क्या होगा? अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जिराफ पाए जाते हैं, तो अगर देखते हो तो उनमें क्या होगा? जो गर्दन और आगे वाले पैर हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। और अब ये जो लक्षण हैं ये उनके आगे वाली पीढ़ियों के अंदर भी क्या हो गए? वंशागत हो गए। तो अब आपको गधे जैसे जिराफ जो है वो नहीं मिलेंगे। ये था लेमार्क वाद, जिसमें वातावरण के प्रभाव के कारण और अंगों का कम या अधिक उपयोग के कारण जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, जिन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है। जैसे कम उपयोग से अगर बात करें तो
सांप जो है उनके पैरों का नष्ट होना। अधिक प्रयोग की बात करें तो जिराफ के अंदर गर्दन और आगे वाले पैरों का क्या होना, लंबा होना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन अर्थात अनुकूली विकिरण। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।